नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। लगता है यूपी में दबंगों के दिल से सीएम योगी का खौफ एकदम कम होता जा रहा है। तभी तो एक के बाद एक हत्या जैसी वारदातें जो हैं सामने आ रही। यूपी के आजमगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की खबर आई है। यहाँ पर एक ही रात में एक ही घर के दादा और पोते को कुल्हाड़ी से काटकर बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया है। इस हत्याकांड ने पूरे आजमगढ़ जिले को हिला कर रख दिया है। वहीं अब पुलिस पूरे इस हत्याकांड की जांच में जुटी है। परिजन जहां इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वहीं लोगों का कहना है कि आखिरकार हत्यारे इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने एक ही रात में दादा और पोते को बेदर्दी से कुल्हाड़ी से काट डाला। क्या उत्तर प्रदेश में दबंगों के दिल से कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है, या फिर अब रिश्तों की कोई कीमत ही नहीं बची है? क्योंकि इस हत्याकांड में जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये लोग परिवार के ही हैं, पड़ोस के ही हैं, जिनको रोज लोग देखते थे, उन्हीं के ऊपर अब हत्या का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है जमीन के विवाद ने एक ऐसा खूनी खेल रचा गया कि रात में दादा और पोते को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया है। लोग तो पहले अमूमन मिसाल देते थे, खून के रिश्ते कभी धोखा नहीं देते, लेकिन जब लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल दे तो अपने ही खून के प्यासा बन जाता है। खून के रिश्ते खून से रंग गए, परिवार का भरोसा टूट गया और गांव में मातम पसर गया है। इस घटना के बाद गुस्साए परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ परिजनों ने गुस्से में ये तक मांग की है, जिस तरह से हमारे घर का बेटा गया है, जब तक उस घर का भी जो आरोपी हैं उनके घर का बेटा नहीं जाएगा, हमें चैन से नहीं मिलेगा। पुलिस आज उनके घर के उन हत्यारों को मारे या कल मारे, लेकिन सजा जब तक जान के बदले जान नहीं होगी, तब तक उनके दिल को यानी उनके कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। क्या है ये आजमगढ़ का दोहरा हत्याकांड? किसके ऊपर लगा है इस दोहरे हत्याकांड का सबसे ज्यादा शक, और क्यों इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है, ये हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से, ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ आए। सबसे पहले हम उस पिता की दर्द भरी चीख आपको सुनाते हैं, जो बेचारा अपने काबिल बेटे की मौत का सदमा सह नहीं पा रहा, बार बार रो उठता है, चीख उठता है कि हमारे बेटे का इंसाफ हमें दो। सुनिए उस पिता ने क्या कहा है। ये उस पिता का गुस्सा है जब पुलिस प्रशासन के खिलाफ उसका ये गुस्सा फूटता है कि उसने कई बार पुलिस प्रशासन से कहा कि हमारे घर पे हमला हो सकता है, हमारे घर वालों को जान जो है वो खतरे में है, लेकिन पुलिस ने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। और नतीजा देख लो, आज हमारे घर का चश्मो चिराग जो है वो बुझा दिया गया। हमारे घर के सबसे काबिल बेटे को हत्यारों ने शिकार बनाया और उसे आपको सेटिस्फाई करके ही जाएंगे ना, आपको संतुष्ट आपको ले जाना पड़ेगा, आपको संतुष्ट करके ही जाया जाएगा। ऐसा हम लोग तमाम बड़े अधिकारियों के सामने इस पिता का गुस्सा फूटता है। वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। घर की महिलाएं उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका गुस्सा फूट पड़ता है कि किस तरह अधिकारियों को उसने कई बार कंप्लेंट दी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। देख लो आज मेरा घर बर्बाद हो गया। माँ का भी हम हाल दिखा देते हैं, किस तरह से माँ बेचारी फूट फूट कर रो रही थी, और उसका भी वही हाल है जिस तरह से पति का हाल है। सुनिए जो दादी जो हैं उन्होंने क्या कहा। हमार को तमन्ना बेटी या बहन कई के उजाड़ डहनी तीनों जाने रे मैया, अरे मोरी माई हो, हमें कायो दे के सामू लावत बात मैया, जे मोर छोड़ने मारा घर हमारे कहने रख उन बाइस तक घर तक के भाई ये कौन ना है संतोष कोई ये सब लड़का के मिल किसने मरो ना है बेटा मारे संतोष
भैया, अरे हमारा अरे हमारी मैया। क्या हुआ आप कुछ बताएंगे? आप उनकी चूंकि माता हैं। साहब ये बन हमरे जेठे बटो संतोष, हाँ तो तेज बोले। हमरे जेठे बटो संतोष हैं। हाँ। तमार जेठी यहाँ आलन है तो उन्हें लिया ये तो ना गई ना। संतोष हमारे भैया का टांग से मरना है। हमें से रोज पीटम भुला गई सभाजीत तुजागे राजमन सोड्डू अनिल सुशील, ये सब हमारे भैया के मन और बाकी को हमारे गांव दुश्मन है। ये रास्ता बार में झगड़ा चलते हाल है। साल बस राजमन कहा जब चाहे तो मिल के उठवा दे, मिल के भैया को उठवा देना कुछ पौना ना। अच्छा दादा की उम्र कितनी रही? बाबा हमारे पुरानी हमारे बाबू 70 साल थे। और बच्चे की उम्र कितनी? हमारे भैया 20 साल। अरे मोर हिरावा, अरे मोरी माई। आप प्रशासन ने क्या प्रशासन दिया आपको? ये जन बतौले हरी बतौले ने देखा क्या करे साहब ऐसे न खून बदला खून। हाँ खून बदला खून, जैसे हमारे भैया गए तो सबका भैया जा। आपकी मांग प्रशासन से यही हुई? हाँ ये हुई साहब, खून बदला खून, चाहे आज चाहे 2 दिन के बाद चाहे जब। कितने बच्चा पढ़ रहा था? क्या नाम? हमारे भैया क्या नाम था? संतोष? अंकित। अंकित नाम था? अंकित हमारे बेटवा है। संतोष दिन हमें जेठ लड़का है। अच्छा जी। हाँ अंकित हमारी उम्र 20 साल का है। भैया हमारा आईएएस की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली 2 साल से। अच्छा। अभी फाइनल है दिल्ली 2 साल से ITI आईएएस का आईएएस की तैयारी भैया। और उनका क्या नाम था जो बाबा बता रहे हैं? हमारे बाबू ना एकदम। यूपी के आजमगढ़ जिले में गुरुवार की रात को इस दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पहले पूरा घटना बताते हैं, फिर परिजन क्या कह रहे हैं, क्या उनकी मांग है, किस पर उन्होंने शक जताया है और पुलिस अब तक इस मामले में क्या कर रही है, ये सब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन जो आजकल कहा जा रहा है ना कि अपने रोए पर भी भरोसा न कीजिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला देखने आ रहा है। पड़ोसियों और अपने ही यानी भतीजे या कहें चचेरे भाई पर इस हत्याकांड का आरोप लगाया गया है परिजनों के द्वारा। जो घटनाक्रम है वो हम आपको बता देते हैं। आजमगढ़ का पवई थाना क्षेत्र है। इस पवई थाना क्षेत्र में हेवती गांव करके है। इस हेवती गांव में 71 साल के जगदम्बा प्रसाद यादव जो हैं अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। जगदम्बा प्रसाद के बताते हैं 2 बेटे हैं और उनका परिवार भी है जो यहीं रहता था। जगदम्बा प्रसाद जो है किसान थे। गुरुवार रात को घर में खाना खाने के बाद वो रोजाना की तरह अक्सर अपने खेत में जो ट्यूबवेल लगा है वहां पर जो उनकी झोपड़ी टाइप का बना है उस झोपड़ी में ही वो सोने के लिए चले जाते थे। घर से महज 200 मीटर की दूरी पर ही वो उनकी झोपड़ी थी। जगदम्बा प्रसाद खाना खाने के बाद उस ट्यूबवेल पर सोने चले जाते हैं। वहीं उनका पोता अंकित उर्फ जो है शिवांशु यादव जो है, जो आईएएस की तैयारी दिल्ली में कर रहा था, अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली से लौटकर घर वापस आया था और गांव पर था, अपने परिवार की मदद करने के लिए आया था। कहते हैं कि वो घर पर सो रहा था। रात करीब 1 बजे अचानक से घर में खड़बड़ाहट यानी कुछ आवाज आती है। जैसे ही आवाज आती है जगदम्बा प्रसाद की जो पत्नी है उनकी नींद खुल जाती है। इस दौरान वो बाहर आकर देखती हैं तो उनके पोता जो है वो कमरे में खून से लथपथ नीचे पड़ा हुआ है। जैसे ही वो पोते के पास देखती हैं तो पोते के ऊपर बड़ी ही बेदर्दी से कुल्हाड़ी या धारदार हथियारों से उसको बड़ी ही बेदर्दी से गर्दन पर और जगहों पर वार किया गया था। पोते को खून से लथपथ देखकर दादी की चीख निकल जाती है और उनकी चीख सुनकर जो आस पड़ोस के घर वाले और घर के लोग जो हैं उनकी नींद खुल जाती है। तुरंत सब इकट्ठा हो जाते हैं और शोर मचना शुरू हो जाता है। इस दौरान चीखते चिल्लाते घर वाले जो हैं वो दादा को बुलाने के लिए पहुंचते हैं कि दादा भाई अगर घर में घुसकर किसी ने हत्या की तो जो दादा हैं वो तो अकेले ट्यूबवेल पर हैं, कहीं उनको कुछ ना हुआ हो। घर के कुछ लड़के जो हैं वो तुरंत ट्यूबवेल की ओर भागते हैं और वहां पर जाते हैं तो जगदम्बा पाल जो हैं, जगदम्बा प्रसाद यादव, वो ट्यूबवेल पर नहीं मिलते। इस दौरान जो है घर वाले आसपास ट्यूबवेल के आसपास देखते हैं तो ट्यूबवेल से थोड़ी ही दूरी पर जगदम्बा प्रसाद का लाश
खून से लथपथ उनकी भी खेत में पड़ी होती है और उनकी लाश को देखकर भी लग रहा था कि उनके ऊपर भी किसी धारदार या कुल्हाड़ी से वार किया गया है। एक रात में हुई 2 हत्याओं से जो है पूरे हेवती गांव में हड़कंप मच जाता है। उस दौरान रात में ही इस बात की सूचना जो है गांव के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस की रात में 1-2 बजे के आसपास गाड़ियां जब आती हैं तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है कि आखिर क्या हुआ। शुक्रवार की सुबह पूरा कहें पवई थाना क्षेत्र जो था वहां पर इस खबर की चर्चा फैल गई कि हेवती गांव में दादा और पोते को बेदर्दी से कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। अब हत्यारा कौन था इसकी बात कहें हर जगह बस यही थी कि आखिरकार कौन इतना निर्दयी है या इनके परिवार की इस किससे इतनी बड़ी दुश्मनी थी कि एक ही रात में दादा और पोते को बेदर्दी से काट डाला गया। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं परिजनों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले परिजनों से पूछा था क्या किसी के ऊपर उन्हें शक है, क्या किसी से ऐसा दुश्मनी था कि जिसके चलते इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। इस मामले में श्रियांशु यादव के भाई शिवराज यादव ने पुलिस में सबसे पहले तहरीर देते हुए अपने चचेरे भाई संतोष यादव के अलावा पड़ोस में रहने वाले राजमन यादव, निखिल यादव और अनिल यादव के खिलाफ शक जाहिर करते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इन्होंने ही उनके भाई और दादा की हत्या की है। अब इन्होंने ये शक क्यों जताया वो हम आपको बताते हैं। शिवराज यादव ने तहरीर में पुलिस की एफआईआर में जो बताया है कि उनके पिता सुरेंद्र प्रसाद 2 भाई थे, यानी सुरेंद्र प्रसाद और उनके बड़े पापा सूर्यलाल यादव, ये 2 भाई थे। कहते हैं कि बड़े पिता जो हैं शिवराज ने बताया कि जो बड़े पिता थे सूर्यलाल यादव उर्फ संतोष यादव के जो पिता जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा है संतोष यादव, उसके पिता थे सूर्यलाल यादव। इनके ननिहाल की जमीन पर अंबेडकर नगर जिले के मालीपुर थाना क्षेत्र के तारा खुर्द गांव में ये रहते थे। बीमार होने पर जब ये सूर्यलाल यादव बीमार होता है तो उनका बेटा जो संतोष यादव उन्हें अपने घर से निकाल देता है। इसके बाद बेचारे सूर्यलाल यादव अपने छोटे भाई के घर आते हैं और यहाँ पर मदद की उम्मीद से आते हैं कि यहाँ के कम से कम घर वाले और जो उसके छोटे भाई के बच्चे हैं उसकी देखभाल करें। और छोटा भाई जो सूर्य प्रसाद यादव थे, सुरेंद्र प्रसाद, और जो उसके बच्चे थे वो इनका देखभाल भी बड़े पापा की मतलब देखभाल करते हैं, उनका इलाज कराते हैं और कोशिश करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से बीमारी के चलते सूर्यलाल यादव की बताते हैं कि मौत हो जाती है। अब जब सूर्यलाल यादव की मौत हो जाती है तो उनका बेटा पहले तो खुद ने इलाज नहीं कराया, इधर इलाज कराने की कोशिश हुई लेकिन बच नहीं पाए, तो संतोष ने क्या किया कि परिवार के लोगों पर ही ये आरोप लगा दिया कि तुमने हमारे पिताजी का सही से इलाज नहीं कराया और उनकी जानबूझकर तुमने उनको मारा है। यहाँ तक कि इतना ये नालायक बेटा था कि इसने जाकर पुलिस में रिपोर्ट तक कर दी कि इन्होंने हमारे पिता को बहला फुसला के अपने साथ रखा, उनका इलाज कराया नहीं और उनको फिर मरने दिया। ये सब जमीन के लालच में ये सब किया। ये जाकर इसने मालीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल की लेकिन आरोप निराधार निकले, जिसके चलते कुछ हुआ नहीं। लेकिन संतोष ने एक तरीके से कहें इस परिवार से दुश्मनी बांध ली और उनको कई बार माफ करना, कई बार वो इस परिवार को धमकी दे चुका था कि तुमको इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। कहते हैं कि संतोष ने परिवार पर आरोप लगाया कि जमीन का विवाद, यानी जो उसके पिता के नाम पर कुछ जमीन होगी शायद, उसका ये था कि तुम लोगों ने वो जमीन हड़प ली और साथ में 3 लाख रुपए की बेईमानी का आरोप लगाया। और तब से वो इस बात की जो है चचेरा भाई संतोष था वो इस परिवार से रंजिश रहता था। शिवराज ने बताया कि बृहस्पतिवार की रात करीब 1 बजे, जो उसका कहना है शिवराज का कि रात 1 बजे जब सब लोग सो रहे थे तब संतोष यादव अपने साथ राजमन यादव जो उसका घर पड़ोस में था और राजमन यादव के साथ शिवराज लोगों के घर का जो है कहें जमीन का रास्ते की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। तो कहते नहीं कि दोस्त का दुश्मन कहते हैं या माफ करना कहावत हम भूल गए। हाँ,
दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहानी होती ना, कि राजमन यादव दुश्मन था, संतोष यादव दुश्मन थे, लिहाजा दोनों को लगा कि हम एक हो जाएंगे तो हम इनके परिवार को बर्बाद कर देंगे। लिहाजा शिवराज ने कहा कि गुरुवार की रात पूरी प्लानिंग के साथ संतोष यादव, राजमन यादव, निखिल यादव और अनिल यादव कुल्हाड़ी और तेज धारदार हथियारों के साथ उनके घर रात के 1 बजे पहुंचते हैं। आरोपियों ने सबसे पहले बरामदे में सो रहे उनके छोटे भाई शिवांशु यादव उर्फ अंकित के गले पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। इस दौरान भाई की चीखने की आवाज निकलती है तो हम लोग जग जाते हैं। आवाज सुनकर हम लोग जब आते हैं इस तरफ तो चारों लोग जो है हमें भागते हुए दिखाई देते हैं। ये 4 लोग भागते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्होंने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद जब हम इधर अपने भाई को संभालने की कोशिश करते हैं तभी जो ये 4 लोग थे ये भागकर ट्यूबवेल पहुंचते हैं और ट्यूबवेल में हमारे दादा जो थे वो इन्हें मिल जाते हैं। अकेला पाकर उन्हें भी ये बेदर्दी से कुल्हाड़ी से काट कर मौत के घाट उतारकर वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद जो है तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है। घायल शिवांशु को शिवराज बताता है कि हम लोग अपने भाई को पहले नगपुर CSC ले गए, यहाँ पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इस दौरान जो कुछ घर के लोग थे वो ट्यूबवेल पर गए, वहाँ पर दादा की लाश मिली, जिससे ये हुआ कि एक साथ 2 लोगों की हत्या की गई, वो भी इन 4 लोगों ने ही इसमें हत्या की गई। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस पहले जहां पर शिवांशु उर्फ अंकित की लाश मिली थी वहां जांच पड़ताल करती है, फिर ट्यूबवेल के आसपास जहां पर दादा की लाश मिलती है वहां जांच पड़ताल करती है। बताते हैं ट्यूबवेल से करीब 100 मीटर आगे जाने पर ही पुलिस को वो खून से सनी हुई कुल्हाड़ी मिल गई, जिससे ये माना जा रहा है कि इस पूरे दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस मामले में SP ग्रामीण ने बताया कि संतोष यादव, राजमन यादव, निखिल यादव और अनिल यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जांच की जा रही है और आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं और जांच पड़ताल के बाद ही ये सामने आ पाएगा कि आखिरकार असल में हत्यारा कौन है। इस मामले में जो शिवांशु उर्फ अंकित के पिता हैं उन्होंने क्या बताया, घटनाक्रम कैसे क्या रहा, वो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। मिला रहल है, अच्छा, बार बार धमकी देत रहन है के देत रहा? भतीजा का नाम रहा उनका? संतोष। अच्छा, का कहें? कहाँ मार देते हैं, हम गोली मार दे, दाग दे। अच्छा, तो उनसे क्या विवाद था जिसके कारण इस तरीके से धमकी आपको दे रहे थे? जमीन की विवाद ये रहल है। उनसे जमीन की विवाद था? जमीन के, हाँ। हाँ, अच्छा, इसके पूर्व में आप कौन कौन से आला अधिकारियों के पास जाते हैं कार्रवाई को लेकर? फैक्स कहे रहे जो है SP की हाँ अम्बेडकर नगर, पवई SO साहब के कहे रहे, मालीपुर SO साहब के कहे रहे। SO साहब हमें धमकी देते कहे तो हम उठवा ले, तू जो है जबरदस्ती करते हैं। हम कहे साहेब आप यहाँ तक जांच कैला, 4 दाएं उनके लगे, जय दाएं हमें बलाएं, 4 दाएं उनके लगे, हम गए रहे हैं। SO जी का क्या नाम था? संतोष मौर्य शायद रहे। अच्छा, जो हल्का इंचार्ज है यहाँ के? मालीपुर के, अम्बेडकर नगर मालीपुर। अच्छा, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, कौन कौन इस प्रकार से घटना आपके बच्चे के साथ और पिताजी के साथ किए होंगे? संतोष हैं, भतीजा हमरे हैं, और बाकी लोग जो उनके साथ बातें। रास्ता विवाद आपको क्या मिलती है, परिवार क्या बताता है आपको? हम तो रहबे ना, हम तो झारखंड रहे। तो फोन पे आपको क्या बताएगा? फोन पे हमार छोटा लड़का कहन भैया रोत रन कहे भैया ना बात पता नहीं के जो ने काट दे भैया जो तो आपको घर परेशानी। तो इस तरीके हाँ, से घर में आई के पहले पिताजी हमरे मारन है, ओकरे बाद जो ने हमरे भैया के मारन है। अच्छा, जब ये वारदात हुई तो घर पे कौन कौन से लोग उपस्थित थे आपको पता है? अभी माता जी रहे हमरे। आप कहाँ थे? हम जो है टाटा जमशेदपुर है, झारखंड में। जी। अच्छा, क्या कार्रवाई चाहते हैं जिन्होंने ऐसी घटना किया है? न्याय जो हो, हमें न्याय चाहिए भैया, हमारे जैसे गए पड़ोस से जिनका विवाद था उनके परिवार वालों ने कहा कि जो है कि हम लोगों ने इस तरीके से घटना नहीं किया, अगर हम लोग घटना किए होते तो हम लोग घर को छोड़ के भाग जाते, हम घर पे ना रहते। वो तो सब कहीं है भैया ने, उन कैसे जानत रहन कि कहाँ सुता बाटे,
अच्छा, ये जो बता रहे तो साहब लोग चाहिए खुद पता लगाए ली है। ये 24 घंटा नाला ये अगर सब चाह ली है तो प्रशासन से बड़ा गुंडा के बा। प्रशासन नहीं मतलब प्रशासन तो मदद करती है। मदद में मतलब प्रशासन के सामने गुंडाई ना क्यों कह सकत। बड़े बड़े गुंडा सिलेंडर कह दे है प्रशासन। यही खातिर तो जो ने सुरक्षा खातिर इतने बड़े बड़े अधिकारी बाटे। क्या आपको लगती है उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा, क्योंकि इसके पूर्व में आप लगातार हम हर आला चालियों के पास हमें पहुंचे न्याय थे। मिले बस जैसे हमारे भैया गए हैं वैसे उन्हें चाहे जहाँ शहर के लाए। अच्छा, नाम FIR में क्या कुछ नाम आपने दिया था? कुछ साफ लिख दिया है नाम? एक पिता हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि जैसे उसके बेटे की, एक होनहार बेटा इनके एक और हैं, लेकिन इस बेटे से बहुत उम्मीदें थी। ये बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। बताते हैं कि 2 बार इसके मेंस भी क्लियर हुए थे, बस इंटरव्यू रह जा रहा था और बेटे ने ठान रखा था कि वो IAS अधिकारी बनकर रहेगा। पिता भी उसके ऊपर पैसा खर्च करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे कि उम्मीद थी कि बेटा कुछ बन जाएगा तो परिवार की दशा दिशा सब सुधर जाएगी। जब बेटे की हत्या होती है, पिता की हत्या होती है, तो बाप टूट गया। बाप का कहना है कि देखो किस तरह से भरी लोगों के बीच में उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो अधिकारियों को खुद फटकारता है। इस दौरान जो है महिलाएं उसको समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका गुस्सा जो था, एक जवान बेटा जिस बाप का चला जाएगा बेचारा, वो कैसे संयम व्रत रख सकता है। आप देखो किस तरह से वो अधिकारियों को कहता है कि हमने अधिकारियों के सामने कितनी बार कंप्लेंट की, कितनी बार कहा कि ये भैया हमको धमकी देते हैं, मार डालेंगे, और देखो किसी ने नहीं सुना। और देख लो आज क्या हो गया। 3 बार पुलिस कह सकती है, ये अधिकार नहीं था पुलिस का। आपके साथ हम लोग इसलिए खड़े हैं, SP साहब का अधिकार नहीं था उस मुलजिम को पकड़ना। वो गलत हुआ है वहाँ पे जो होगा, लेकिन आप धैर्य मत खोइए, पहले धैर्य अपना बनाए रखिए। आप तो लोग ले जाइए, आपका समय है तो आप बातें सब सुन सकते हैं। इसलिए हर अधिकारी को आपसे वार्ता कराई जा रही है कि आप संतुष्ट रहें। अगर वो करना होता तो कोई नहीं आता, यहाँ बॉडी क्यों आती? प्रेम से कह रहे हैं ले जाना चाहे आप ले जाइए, हम आपको सेटिस्फाई करके ही जाएंगे ना। आपको संतुष्ट हमारी भी लाश आपको ले जाना पड़ेगा, आपको संतुष्ट करके ही जाया जाएगा। नहीं ऐसा अब पुलिस प्रशासन अधिकारी भले ही इस पिता को लाख समझाने की कोशिश करें, लेकिन जिसका बेटा, जवान बेटा जाता है, उसके दर्द को कभी कोई समझ नहीं सकता। ठीक, जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है। आप अधिकारी हैं, आप नेता हैं, आप जाओगे, हाँ भैया हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। अरे जिसका सब कुछ चला जाए वो क्या हिम्मत रखेगा? अब तो उसके लिए यही है कि अब बचा क्या। अब इसीलिए वो इंसाफ की मांग कर रहा है कि भैया कम से कम हमारे बच्चे की जो जान की कीमत है, हमें भी वो चाहिए कि दूसरे को एहसास हो कि जब कोई मरता है तब कितना दुख होता है। इसीलिए जो बच्चे की माँ है, बेटा शिवांश की जो माँ है, वो भी यही कह रही कि हमको खून के बदले खून चाहिए। पुलिस आज इनकाउंटर करे, कल करे, 10 दिन बाद करे, लेकिन होना चाहिए। उन घर वालों को भी एहसास होना चाहिए कि हत्या जैसा कांड कितना बड़ा पाप है। सिर्फ आप एक शख्स को नहीं मारते, उसके साथ जुड़े कई लोगों को आप मार डालते हो। उनको भी एहसास होना चाहिए कि जब दिल फटता है अपने बेटे की लाश देखकर, जवान बेटे की लाश देखकर, तब क्या बीतती है। इसीलिए वो इस तरह की मांग कर रही। हम माँ की बात भी सुनाते हैं, फिर पुलिस ने क्या कहा वो सुनाते हैं। अरे हमारा अरे हमारी मैया। क्या हुआ आप कुछ बताएंगे? आप उनकी चूंकि माता हैं। साहब ये बन हमरे जेठे बुढ़वा संतोष, हाँ तो तेज बोले। हमरे जेठे बुढ़वा संतोष हैं। हाँ। तमाज देती ही आल है तो उन्हें लिया ये तो ना गई ना। संतोष हमारे भैया का टांग से मरना है। हमें से रोज पीटम भुलाए गई। सभाजीत उजागिर राजमन सोड्डू अनिल सुशील, ये सब हमारे भैया के मन और बाकी को हमारे गांव दुश्मन है। ये रास्ता बार झगड़ा चलते हाल है। साल भर राजमन कहा जब चाहे तब मिल के उठवा दे, मिल के भैया को उठवा देना, कुछ पौना ना। अच्छा दादा की उम्र कितनी रही? बाबा हमारे पुरानी, हमारे बाबू 70 साल थे। और बच्चे की उम्र कितनी? हमारे भैया 20 साल। अरे मोर हिरावा
अरे मोरी माई आप प्रशासन ने क्या प्रशासन दिया आपको? ये जन बतौले हरी ये बतौले ने देखा का करे अभी ऐसा साहब ऐसे न खून बदला खून। हाँ खून बदला खून जैसे हमारे भैया गए तो सबका भैया जा। आपकी मांग प्रशासन से यही हुई? हाँ ये हो साहब खून बदला खून चाहे आज चाहे 2 दिन के बाद चाहे जब। कितने में बच्चा पढ़ रहा था? क्या नाम था? हमार भैया क्या नाम था? संतोष? अंकित अंकित नाम था? अंकित हमार बेटवा है। संतोष दिन हमें जेठ लड़का है। अच्छा जी। हाँ अंकित हमारी उम्र 20 साल का है। भैया हमारा आईएएस की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली 2 साल से। अच्छा। आपकी फाइनल है दिल्ली 2 साल से ITI में आईएएस का आईएएस की तैयारी भैया। और उनका क्या नाम था जो बाबा को बता रही हैं? हमारे बाबू ना एकदम। हाँ पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में अभी तक जो बात सामने आ रही, एक पड़ोसी से जिनका विवाद चल रहा है कि उनका कुछ रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। वहीं संतोष यादव जो चचेरा भाई था उसके ऊपर भी हत्या का आरोप लगाया है, क्योंकि उसका ये मानना था कि उसके जो पिताजी भी, जिसकी देखभाल वो खुद नहीं करता था, वो जब यहाँ आए तो इन लोगों ने उसका देखभाल नहीं सही से किया और फिर उन्हें मरने दिया, ये आरोप लगाता है। साथ में उसका ये मानना है कि इन्होंने कुछ जमीन और 3 लाख रुपए का घपला किया है, शायद उनके पिता का हो या कुछ ना हो, अब पता नहीं, उसका आरोप है। और इस चीज को लेकर वो रंजिश रखता था, जबकि इन लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने अपनी भरसक कोशिश की कि उनका अच्छे से इलाज हो, वो हो, लेकिन अब भगवान नहीं बचा पाए तो नहीं बचा पाए, क्या कर सकते। तुम तो बेटे थे, तुमने तो 1 रुपए की दवा तक उन्हें नहीं दिलाई, हमने तो फिर भी अपने पास से पूरी कोशिश की। अभी तक तो ये विवाद यही लग रहा है, परिजनों के आरोपों के मुताबिक यही है कि घरेलू जो हिंसा रंजिश होती ना, पुरानी रंजिश, और खासकर जमीन, गांव में आज भी जमीन के लिए, चाहे इतनी बित्ता भर की जमीन हो, उंगली भर की जमीन हो, उसके लिए लोग लड़ने मरने तक के उतारू हो जाते हैं। और यहाँ पर भी यही दिख रहा है कि जमीन के लिए या रास्ते के विवाद के चलते इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। वहीं अभी जिस पड़ोसी परिवार के ऊपर ये लोग परिजन आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि हमने अगर हत्या का किया होता तो हम लोग फरार ना होते, हम लोग फरार हो जाते, हम लोग घर में ना बैठे रहते। अभी पुलिस कह रही है कि शुरुआती तौर पर जो आप परिजन आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उनकी तलाश हम कर रहे हैं। संतोष यादव अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। माना यही जा रहा है कि संतोष यादव ही सबके पीछे है, जो चचेरा भाई है, और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्दी उसे पकड़ा जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि इस पूरे हत्याकांड का कांड खुले कि आखिरकार क्यों इस दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, पहले उस पर बात करते हैं, फिर और भी जो मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। आज थाना पवई के गांव के अंतर्गत सुबह सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस और फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच करी जा रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार परिजनों ने जो मृतक हैं उनके नाती और पाटीदारों पर आशंका जताई है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई के लिए गठित की गई हैं। फील्ड यूनिट और बाकी जो जांच की और कार्रवाई है वो प्रचलित होने वाली है। परिजन जो है वो तहरीर लिख कर दे रहे हैं। जैसे ही इस संबंध में आगे जानकारी होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर पूर्व में पैसे लेन देन के कुछ मामला प्रकाश? पूर्व में जो मृतक हैं उनके एक पुत्र जो बीमार थे, उनके इलाज को लेके परिवार में विवाद था और उन्हीं का जो पुत्र है उसके ऊपर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। रास्ते का भी मामला आ रहा था। इस तरह का 1.5-2 साल पूर्व एक कोई प्रकरण संज्ञान में आया है। इन सभी प्रकरणों की और बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है। अभी पुलिस का जो जांच पड़ताल में परिजनों से पूछताछ के दौरान पुलिस का यही मानना है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि शिवांशु यादव उर्फ अंकित के भाई शिवराज यादव ने पुलिस को बताया कि पड़ोसियों से रास्ते को लेकर पहले विवाद हुआ था। इसमें दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी। शिवराज का आरोप है कि उसी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने संतोष यादव के साथ मिलकर उनके भाई शिवांशु यादव उर्फ अंकित और दादा जगदम्बा प्रसाद यादव की हत्या कर दी। अब पुलिस सभी पहलुओं को कह रही है, पुलिस ध्यान रख रही है। पुलिस
ये भी ध्यान रखें कि सिर्फ ऐसा तो नहीं किसी ने इस पुरानी रंजिश का फायदा उठाकर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात है कि जो अंकित जो है घर से बाहर रहता था, आखिरकार उसे हत्या के घाट या मौत के घाट क्यों उतारा गया? उससे क्या हत्यारों का मकसद हासिल हो सकता है? क्या हत्यारे इस वजह से उन्होंने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया कि बाकी परिवार के लोगों के दिल में दहशत बैठ जाए और वो हमसे दोबारा कभी भिड़ने की हिम्मत ना कर सके, इसलिए इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरी बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले पोते की हत्या की गई, घर में घुसकर हत्या की। अगर वो इतने निडर थे, घर में घुसकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, तो उन्होंने फिर सिर्फ अंकित की ही हत्या की, इसके अलावा किसी और को नहीं मारा। वो क्यों? इसके बाद वो दादा के पास पहुंचते हैं, उसकी हत्या करते, बुजुर्ग की हत्या करते हैं। वो क्यों? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो अभी समझ में नहीं आ रहे। आखिरकार दादा और पोते की ही हत्या क्यों की गई? बाकी अन्य लोगों को जब घर में घुसकर, अब सोचो, जो कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेकर 4-5 लोग कर पूरी तैयारी बना के घर में घुसेंगे, तो वो सिर्फ एक आदमी को निशाना बनाने के इरादे से तो घुसेंगे नहीं। उनका मकसद तो होना चाहिए कि आज आर या पार हो जाएगा, यानी ये रहेगी, अब ये परिवार रहेगा या वो परिवार रहेगा। कम से कम 2-3 पुरुषों को तो निशाना बनाते, लेकिन उन्होंने सिर्फ घर के जो आंगन में सो रहा था उसको घर में घुसे, उसकी हत्या की और फिर फरार हो जाते हैं। इसके बाद ट्यूबवेल पहुंचते हैं, वहां दादा की हत्या करते और गायब हो जाते हैं। तो दादा और पोते को ही मारने का मकसद क्या था? मुझे ये समझ में आ रहा है कि चूंकि अंकित पढ़ने में होशियार था और चूंकि 2 बार आईएएस का मेंस एग्जाम वो क्लियर कर चुका था, ऐसे में शायद हो सकता है संतोष यादव या जिनके ऊपर परिजन आरोप लगा रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अंकित किसी दिन आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया तो वो अधिकारी बन जाएगा। आईएएस बन गया तो आईएएस या आईपीएस में सिलेक्ट हो गया तो डीएम या एसपी बन सकता है, और फिर जो है वो लोग जो हैं इस परिवार को हाथ लगाने के बारे में भी नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि तब उसके पास सरकारी पावर आ जाएगी, जिसके चलते ये परिवार ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने उस अंकित को निशाना बनाया जो कामयाबी की सीढ़ी हासिल कर सकता था, जो इस परिवार को मजबूत बना सकता था। लिहाजा उन्होंने अंकित को सोचा कि अगर अंकित को मार डालेंगे तो इनके परिवार की जो ये उम्मीद है कि हमारा बेटा अधिकारी बन जाएगा, तो भला हमारे गांव में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि जो हमसे भिड़ सके। अमूमन होता है, ये चीज़ होती है। तो उनको लग रहा होगा कि यार पढ़ने में है, 2 बार अगर मेंस निकाल चुका है तो एक बार कहीं इंटरव्यू भी निकाल लिया, तब तो ये अधिकारी बन जाएगा। तमाम पावर सिस्टम की पावर इसके आसपास इसके साथ आ जाएंगी, तब तो फिर हम इनके घर वालों से भिड़ नहीं पाएंगे, तब तो हमारी हैसियत नहीं रह जाएगी कि हम इनसे लड़ पाएँ। ऐसे में इन्हें डर लग रहा होगा कि अंकित इनके घर का ऐसा शख्स है जो उनके लिए आगे चलकर खतरा बन सकता है। इसीलिए उन्होंने सबसे कहें होनहार बेटे को निशाना बनाया, ताकि इनका जो दिमाग आगे बढ़ रहा है वो हमेशा के लिए वो रोक दे। ऐसा झटका उन्होंने दिया है कि परिवार उस चीज़ से उबर न पाए, और इसीलिए उन्होंने सबसे घर के होनहार बेटे को निशाना बनाया, ताकि परिवार फिर से पुरानी पोजीशन में आ जाए, आगे बढ़ने के बारे में सोच ना पाए। मुझे तो यही लग रहा है कि अंकित की सिर्फ हत्या करने का मकसद यही था कि इनके परिवार को आगे नहीं बढ़ने देना। अगर इनका बेटा अधिकारी बन गया, मान लो जो आईएएस का एग्ज़ाम निकाल सकता है वो छोटे मोटे दरोगा वरोगा का एग्ज़ाम निकाल सकता है। ये तो अंकित था कि वो दरोगा वगैरह का एग्ज़ाम देना नहीं चाहता था, उसका मकसद सीधे यही था कि वो आईएएस का एग्ज़ाम ही निकालेगा, और उसने ठान रखा था आज नहीं कल हो सकता है वो निकाल भी देता। ऐसे में जो विरोधी थे उनको तो ये डर बैठ गया होगा कि यार ये अगर निकाल ले गया तब हम लोग क्या करेंगे। तो जब वो अंकित यहाँ आया तो उन्हें लगा कि ये सही मौका है, अंकित इससे पहले आगे बढ़े, अपने परिवार को मजबूत कर दे, इससे पहले ही अंकित को हमेशा के लिए खत्म कर दो, ताकि सारी उम्मीदें एक झटके में खत्म हो जाए। और हुआ भी वही, विरोधियों ने जो चाहते थे वो कर दिया। एक पिता टूट चुका है, वो बिखर चुका है, उसको अपने बेटे से, जिस बेटे से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत बड़ा झटका लगा इस परिवार के। पुलिस अभी जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ भी नहीं ये कह सकती कि हाँ जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वही हत्यारे हैं या फिर इसमें कुछ और भी एंगल है। अभी पुलिस जांच पड़ताल जारी है।
पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। जब भी इस मामले का खुलासा होगा हम आप तक पूरी अपडेट लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है कि इस दोहरे हत्याकांड के पीछे क्या संतोष यादव पुरानी जमीन और 3 लाख रुपए की रंजिश के चलते सच में, जो कि वो अक्सर धमकी दे चुका था, क्या उसने ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा है, या फिर आपको लगता है कोई और भी इसमें हो सकता है जिसने इस नफरत की आग का फायदा उठाया और दादा और पोते को मौत के घाट उतार दिया? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनियूपी। नमस्कार।